जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के खास प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मृदुल काबरा, जो हमारे शो पर पहले भी कई बार तशरीफ ला चुके हैं। मृदुल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। मृदुल जी, जितनी फास्ट पेस डेवलपमेंट जियोपॉलिटिकली हमें नजर आ रही है और बहुत सारी प्रेडिक्शंस जो है एस्ट्रोलॉजर्स की, एक्सपर्ट्स की, सही भी साबित हो रही हैं। तो अभी भारत और अमेरिका डील भी हो गई है। तो जिस तरह का हम प्लेनेटरी अलाइनमेंट देख रहे हैं, क्या उसके हिसाब से दुनिया बड़े पावर शिफ्ट वाले फेज में एंटर कर चुकी है और बड़ा कुछ हो रहा है? जी, एग्ज़ैक्टली। तो मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं इसको फ़ेज़ को 3 तरह से डिवाइड करता हूँ और पहला फ़ेज़ मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया था 2026 के पहले। 2026 से सेकंड फ़ेज़ स्टार्ट होता है एज़ पर माय कैलकुलेशन, जो कि 2028 तक चलेगा और 2026 के स्टार्ट होते ही ये सारे बड़े बदलाव आपको दिखाई दे रहे हैं, इंक्लूडिंग जो चीज़ वेनेज़ुएला से स्टार्ट हुई। जब चीज़ भारत पे कब आएगी उस पे मैंने अपने पेज पे प्रेडिक्शन दिया था ऑन इंस्टाग्राम कि जब इंडियन रुपी 92 और जापानीज जो करेंसी है, जापानीज येन, वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट 160 के लेवल पे आएगा और ये दोनों चीजें साथ में होंगी, उसके बाद में आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ बड़े चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। जनरली लोगों को फील हो सकता है कि ये दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड या रिलेटेड नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे सारी की सारी चीजें ही आपस में रिलेटेड होती है। तो जैसे ही रुपी 91.99 के लेवल पर गया और जापानीज करेंसी जो है वो 159.7 आई थिंक उसके पास के लेवल पर गई, ये दोनों चीजें साथ में होते ही बहुत सारे बड़े डेवलपमेंट्स हुए। सबसे पहले तो ये जब साथ में हुए तो उसके बाद में जापानीज करेंसी सरक करके वहां से 159 के लेवल से सीधा 152 पर आ गई, तो उनकी करेंसी स्ट्रांग हो गई। भारत के साथ में अमेरिका की डील हो गई, जिसके होते ही फिर भारत की करेंसी भी थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई, तो 92 के लेवल से वो सरक करके 90.4 के लेवल तक आ गई। अब धीरे धीरे ये करेंसीज वापस से उस लेवल को टच करेंगी। जब ये वापस से उस लेवल को टच करेंगी तब फिर नए डेवलपमेंट्स होंगे। एक और डेवलपमेंट इसके साथ में ये हुआ कि सिल्वर की डंपिंग हुई, पेपर सिल्वर की। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जनरली लोगों को लग सकता है कि जब करेंसी की वैल्यू में आईएनआर की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही हो तो वो इंडिया के लिए बुरा सिग्नल है। लेकिन उनको ये बात समझनी चाहिए कि जो ज्योतिषीय हमको आगे एनालिसिस दिख रहा है, उससे तो कम से कम ये समझ में आता है कि सारी चीजें कैलकुलेटेड तरीके से हो रही है एंड एवरीवन इज इन कंट्रोल एंड एवरीवन इज ऑन इट टुगेदर एंड दे आर गोइंग टू मेक इट हैपन फॉर श्योर। अगली बार जब ये करेंसीज वापस से उस लेवल पर जाएंगी, थोड़े दिन में वापस से ऐसा होना चाहिए। मैंने आप लोगों को प्रेडिक्शन दिया हुआ है कि अप्रैल मई के टाइम पर वापस से जो प्रेशियस मेटल्स है उनमें रैली आनी चाहिए, थोड़ी सी गोल्ड और सिल्वर में। एंड देन अगेन ये अब साइकिल की तरह चलता रहेगा। और जो यूएस का अगला जन्मदिन आना है जुलाई में, उसके बाद के लिए जो हमारे प्रिडिक्शंस है उसमें आप सिंपली ये कह सकते हैं द फेड विल गेट फेड अप। जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व है वहां पर अब फिर से प्रिंटिंग का राउंड स्टार्ट होगा। 2028 का समय आते आते हम सेकेंड राउंड ऑफ जो ये है फाइनेंशियल क्राइसिस को कंप्लीट कर चुके होंगे। इसका स्टार्ट भी हो चुका है। अभी 2-3 दिन पहले ही अमेरिका में एक और बैंक का क्लोजर आया है और वो क्लोजर जो है वो फरवरी के महीने में आया है। कुछ उसी तरह से है जैसा 2007 के समय पर हुआ था। और मेन क्राइसिस जो है, जो हम 2008 का कहते हैं, वो एक्चुअली 2009 में हुआ था। तो हम एग्जैक्टली उतना ही दूर है अभी जो अगला क्राइसिस पीरियड है उससे। ये सारी चीजें देख करके वी आर श्योर कि 2028-29 का जो समय है, और हमने बताया हुआ भी है कि 2029 का जो मिड है, जब वहां पे अगला संवत्सर शुरू होगा, तब तक ये जो क्राइसिस का पीरियड है काफी सॉलिडिफाई हो चुका होगा। एंड अमेरिका एंड ऑल दी वाइट कंट्रीज फॉर दैट मैटर, दे विल नो लॉन्गर बी दी ग्लोबल पावर। ये बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा हम बदलाव हम पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में देखेंगे। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो आज का प्लेनेटरी चार्ट है, अगर हम उसमें यूएस, चाइना, रशिया की बात करें तो उनके बारे में क्या दिखाई देता है? स्टेबिलिटी, क्राइसिस या फिर कन्फ्रंटेशन? क्योंकि इक्वेशंस बदलती हुई नजर आ रही हैं, जिस तरह के अभी फिलहाल महसूस हो रहा है। एग्जैक्टली। सो रशिया के लिए हमने एक बात बताई थी और
वी आर स्टिकिंग टू दैट कि रशिया और यूक्रेन को लेकर के सबसे पहली चीज तो ये है कि 2026 का एंड होने के पहले कॉन्फ्लिक्ट में किसी तरह का मेजर क्लोजर नहीं आएगा। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज ये है कि एक तो होता है क्लोजर आना और दूसरा होता है क्लोजर की बात करना और उससे एक्चुअली कुछ और चीज को इंडिकेट करना। तो हमने ये बताया था कि यूएसए जब भी बहुत जोर देकर के बात करने लगेगा किसी क्रूशियल मोमेंट पे कि यूक्रेन में उनको वॉर को एंड करना है, तो और इकोनॉमिस्ट के कवर से भी हमने ये बात एक्सप्लेन करी थी क्योंकि 2026 जो है वो ईयर ऑफ फार्मा है, तो उसको ये इंडिकेशन माना जाएगा कि अब अगला कोई बीमारियां आए या फिर कोई वैक्सीनेशन से रिलेटेड बड़ी न्यूज बने, या फिर जो एक और दूसरा पॉसिबल सिनेरियो है वो ये हो सकता है कि रशिया को परमिशन है हमारी तरफ से कि आप अब यूरोप में आगे और बढ़ सकते हैं यूक्रेन को छोड़ करके। तो इन एनी वे द आउटकम इज द सेम कि अमेरिका और उससे रिलेटेड जो इकोनॉमीज है उनको स्क्वीज करना और उनसे सारा जो उनकी प्रॉस्पेरिटी है उसको उससे दूर करना, उनको वॉर वगैरह इस तरह की जो एक्टिविटीज आपको प्रॉस्पेरिटी से दूर ले जाती है, या फिर वैक्सीनेशन के लिए जो है कोई बीमारी का माहौल क्रिएट करना, उस तरह की चीजों में इनका फोकस ज्यादा बढ़ेगा। इसका जो अगला कॉम्बिनेशन बन रहा है वो अप्रैल मिड के बाद में बन रहा है। आप लोगों ने एक बहुत ही पॉपुलर योग का नाम सुना होगा, काल सर्प योग। लेकिन काल सर्प योग जो होता है, ज्योतिषी उसको जन्म पत्री पे अप्लाई करते हैं लोगों की। एक्चुअली जो काल सर्प योग का एप्लीकेशन है वो इंटरनेशनल मैटर्स पर ही होता है, इंडिविजुअल जन्म पत्री पे नहीं होता। इंडिविजुअल जन्म पत्री में तो जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे बड़े ऐसे फेमस लोग हुए, रतन टाटा, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, जिनके काल सर्प योग है, पर उस समय में ही उनको प्रॉस्पेरिटी मिली। इंटरनेशनली जब कुछ पर्टिकुलर टाइप का काल सर्प योग बनता है तब इधर जो है बैंकिंग सिस्टम उनका क्रैश होना या इंटरनेशनली मार्केट्स में उथल पुथल होना, ये सब होता है जैसा कि 2008 के समय पे हुआ था। या फिर दूसरी ये चीज होती है कि कोई पैंडेमिक या कोई बड़ी बीमारी की न्यूज बनती है, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था HIV के टाइम पे और कोविड के टाइम पर, और इसी तरह की चीज जो है वो वापस से अब होने जा रही है अप्रैल मिड के ऑनवर्ड्स। पिछली बार जब कोविड के समय पर ऐसा हुआ था तो वो सितंबर के टाइम पे हुआ था, तो हम लगभग मान भी सकते हैं कि क्योंकि वो दिसंबर से फैलना स्टार्ट हुआ था तो उसका कोई जेस्टेशन पीरियड रहा होगा सितंबर टू दिसंबर का। तो वो ही अब हम इस बार होता हुआ देख सकते हैं कि या तो कोई एक्चुअली बीमारी हो या कोई बीमारी का डर बनाया जाए, जैसे कि नीपा वायरस और इस तरह के कुछ और वायरसेस ग्लोबली अलग अलग कंट्रीज में। ये जो जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की डील के साथ में ये यूक्रेन हर चीज को कैपिटलाइज करके लिखा, इससे एक महीना पहले से ही ये सारी दुनिया भर में अलग अलग वायरस की न्यूज बन रही है। सो वी आर एग्जैक्टली ऑन द टाइमलाइन एज पर द ज्योतिषीय एनालिसिस कि अप्रैल मिड के बाद में देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ टॉक अबाउट कोई वैक्सीनेशन या कोई ऐसी चीज जो फार्मा सेक्टर को बूस्ट दे इन चीजों के आसपास। और वो एक्चुअल रिलेशन है जब ये कहा जा रहा है कि रशिया यूक्रेन में पीस हो, तो असल बात ये है। अगली जो आपने नाम लिया वो आपने नाम लिया चाइना का। चाइना के लिए हमने बताया था कि जनवरी में वहां पे पहली मिलिट्री एक्सरसाइज होनी चाहिए, वो जनवरी में वहां पे पहली मिलिट्री एक्सरसाइज हुई चाइना और ताइवान के बीच में। अब अगला हमने बताया हुआ है कि सितंबर में कुछ होना चाहिए, बट ये वाली भी जो एक्सरसाइज होगी अगली भी, वो भी युद्ध में कन्वर्ट नहीं होगी, वो जनवरी वाली से बढ़ के होगी कुछ ना कुछ। जनवरी वाली में उनके बॉर्डर के पास पानी में ही बम गिरा दिए गए, लेकिन अब जो है वो चीज वहां से आगे बढ़ेगी। लेकिन जो प्रॉपरली अटैक कह सकते हैं आप चाइना का ताइवान के ऊपर, वो इस ईयर के एंड से पहले नहीं हो सकता। यानी नवंबर खत्म होना पड़ेगा, दिसंबर 2026 के पहले जो एक प्रॉपर कन्फ्रंटेशन है वो नहीं होगा। हाँ। और मेजर कन्फ्रंटेशन होगा वो 2027 में भी होगा। उसमें ताइवान जो है अपने आप को एक बार के लिए डिफेंड कर पाएगा, बाकी कार्यवाही जो है उसके बाद में होगी 2026 में। फिर इसी के पैरेलली ये हो रहा होगा कि जब यूएसए का अगला जन्मदिन आएगा जुलाई में, उसके बाद से जो उसका ईयर है वो लैंड ग्रैबिंग के लिए अच्छा ईयर है। लेकिन लोग लैंड ग्रैबिंग को फाइनेंशियल एक्टिविटी की तरह देखते हैं, जैसा वेनेजुएला में वो कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली पावर एक्टिविटी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी दूसरी होती है। फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड वो साल खराब होगा और लैंड ग्रैबिंग से रिलेटेड वो साल अच्छा होगा। तो चाहे बैंकिंग की बात हो या चाहे करेंसी का डिबेसमेंट हो, करेंसी की वैल्यू कम होना हो, कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ना हो,
इन सारी चीजों से रिलेटेड वो पूरा साल नेगेटिव रहने वाला है, लेकिन लैंड ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड पॉजिटिव रहने वाला है। रादर मेरे हिसाब से अमेरिका 2 ऐसे अटेम्प्ट और करेगा अपने अगले जन्मदिन के बाद में। आपने जो बात कही कि अप्रैल के अराउंड जो है फार्मा या वैक्सीन जैसी कुछ बात हो सकती है, तो क्या कोई मतलब कोई आपदा या कुछ इस तरह का कुछ हम कोई इस तरह की कोई चीज़ वो सिचुएशन होती हुई देख रहे हैं, या किस तरह से ये उसका परिणाम स्वरूप ये सारा वैक्सीन या कुछ आएगा? पेंडेमिक जो या कोई इस तरह कोविड की स्केल सिचुएशन? था, उस स्केल से बहुत कम स्केल पर हम देखेंगे इस बार, जो भी हम लोग देखेंगे उतना बड़ा स्केल इस हुँ, बार होगा ही नहीं। और कम कम स्केल पर ही आप देखेंगे। एग्जैक्टली वर्ल्ड के किस पार्ट से कौन सी चीज ओरिजिनेट होगी वो आई एम सॉरी मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता, उस पर मेरा अभी पूरा एनालिसिस नहीं हुआ है। लेकिन हुँ, हम देखेंगे जरूर अप्रैल मिड के आगे से कोई चीज एक्चुअली सीरियस होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी नीपा वायरस की बड़ी बात चल रही है, लेकिन अगर ऑन ग्राउंड हुँ, देखा जाए तो केस केवल 2 ही आए हैं। तो वो हुँ, केवल कंटेंट बनाने के हिसाब से उस चीज को बड़ा कर दिया गया है सोशल मीडिया पर कंटेंट के अलावा एक्चुअल जमीनी इम्पैक्ट कुछ खास है नहीं उस चीज हुँ, का, और उसके फैलने ओके, का तरीका भी बहुत फास्ट नहीं है। इसी तरह हुँ, से दूसरी कंट्रीज में भी अभी कुछ एक वायरसेस जो आए हैं, जो हवा से फैल भी रहे हैं, तो भी उनका स्केल अभी बहुत छोटा है और उनका हुँ, कोई डेथ टोल ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी किसी चीज को एक पॉसिबिलिटी की तरह दिखा करके प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करने के नाम पर उसके लिए कोई वैक्सीनेशन वगैरह इजाद किया जाए और फिर उसको बड़ा किया जाए, इस तरह के चांसेस ज्यादा है इस बार, रादर देन कोई फुल फ्लेजेड कोविड जैसी कोई महामारी दुनिया में हो जाए। बिल्कुल। लेकिन एक बात है मृदुल जी, वो ये कि हम अगर भारत के प्लैनेटरी मूवमेंट्स की बात करते हैं, तो उसमें जो डिप्लोमैटिक विन्स और ग्लोबल डील्स हैं, वो तो मतलब एज़ अ लेमैन मुझे भी नज़र आ रही है। आपको क्या नज़र आ रहा है कि और ज़्यादा जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं, वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि भारत जो है, इस तरह की और डील्स करेगा, एनर्जी हो, ट्रेड हो, डिफेंस हो, इस तरह से? आपकी वॉइस ब्रेक हो गई अंबर जी। मैं ये कह रही हूँ कि जो प्लेनेटरी मूवमेंट है, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं, वैसे भी एज़ अ लेमैन मुझे समझ में आ रहा है कि भारत जो है काफ़ी सारी डील्स कर रहा है, चाहे एफटीए हो, किसी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, फिर मदर ऑफ ऑल डील्स है, फिर भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील होगी। तो क्या जो प्लेनेटरी मूवमेंट्स है, वो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि जो भारत की डिप्लोमैटिक विन्स हैं और जो ग्लोबल डील्स हैं, जिसमें एनर्जी की बात करते हैं, डिफेंस या फिर ट्रेड की, वो उसको सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं? डेफिनेटली। इनफैक्ट जब लोग वॉर वगैरह की बातें कर रहे थे भारत से रिलेटेड, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, जाने क्या क्या, उस समय पर मैंने जब भारत का जन्मदिन यानी भारत का इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था 2025 में, उसके पहले से ही मैंने वीडियो बताया था उसमें कि भारत का अगले साल पूरा फोकस केवल और केवल बिजनेस पे होने वाला है। इसके अलावा कोई और फोकस नहीं होने वाला। अनलेस कोई भारत को आकर के परेशान करे, तब भारत उसके ऊपर कोई एक्शन ले। सिर्फ ये हो सकता है, भारत अपनी तरफ से कोई एक्शंस नहीं लेने वाला है। और एग्जैक्टली यही चीज अभी हम होते हुए देख रहे हैं। ना केवल हमारी बिजनेस डील्स हो रही है, बट जो बिजनेस डील्स हो रही है उनका स्केल एक्स्ट्रॉर्डनरी है। और वो जो स्केल है उसकी वजह से ही भारत की करेंसी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में ये चीजें बढ़ने वाली है। भारत का कोर सेक्टर डिफेंस बनेगा आने वाले समय में, और हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। रेयर अर्थ्स या इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है इंटरनेशनल मार्केट में, वो भारत के लिए कम से कम सॉल्व हो जाएगी। जो मंगल की दशा भारत की पत्री में है, और फिर उसके आगे वाले समय में जब राहु की दशा आएगी और पूरे इंटरनेट पे बवाल मचा दिया गया कि राहु के समय में भारत में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होगा, तो मैं आपको शास्त्रों से रेफरेंस देकर के मैं आपको बताता हूं कि एक श्लोक आता है जातक पारिजात में, फल दीपिका वगैरह में, अज वृष करकी विलग्ने रक्षति राहु समस्त पीड़ाभ्य। मतलब कि अगर वृषभ लग्न में या कर्क लग्न में या मेष लग्न में राहु होता है तो सारी पीड़ाओं से रक्षा करता है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होने वाला है। और अगर कोई रिलीजियस डिवाइड है कंट्री में, जो कि मीडिया के बाहर भी है, अगर ऑन ग्राउंड जो कि देखा जाए तो एक्चुअली बहुत ही कम स्केल पर है, जिन देशों में रिलीजियस डिवाइड है जैसे सूडान वगैरह में, वहां के बारे में जब लोग पढ़ेंगे, जो जहां पे स्पेस से दिख रहा है कितना खून बहा है,
तो भारत में कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी है वो बहुत प्रॉपरली और अच्छे से मैनेज कर लिया जाएगा। प्रॉब्लम केवल एक है, वो है बाहर से अवैध इन्फिल्ट्रेशन की। जो दूसरे देशों से लोग आ जाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, उनको यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि उनमें से कोई स्पाई हो सकता है, कोई इस तरह की एक्टिविटीज हो सकती है जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म बहुत खतरा बने। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है ये अब आने वाले समय में होने वाली है। 2026 के जो फर्स्ट क्वार्टर है वहां तक हमने बताया हुआ था कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले साइड पर या ये जो भी आप मान लीजिए क्या कहते हैं उनको, जो कम्युनिस्ट टाइप के ये वहां पे टेररिस्ट होते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स जो है वहां पर सॉल्व हो जाएगी, और वो चीजें अब सॉल्व हो भी रही है। फिर उसके बाद में जो है इंटरनल डिवाइड जो है उसको एड्रेस किया जाएगा, और उस पे हमारा प्रेडिक्शन बहुत क्लियरली ये है कि 2035 में वर्ल्ड में ऐसा माना जाएगा कि एक ही लीडर है पूरी दुनिया में जिसने अपनी कंट्री में रिलीजन के हिसाब से भेदभाव नहीं किया, और वो लीडर केवल नरेंद्र मोदी होंगे। जो कि आज सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि इंटरनेट पे अलग माहौल चलता है। इंटरनेट पे ही दिखाया जाता है कि नरेंद्र मोदी इज सम टाइप ऑफ अ सैफरन लीडर हु इज अगेंस्ट मुस्लिम्स, पर ऐसा बिल्कुल ऑन ग्राउंड तो कुछ भी नहीं है, ये सबको मालूम है। और ये आगे आने वाले समय में इस्टेब्लिश हो जाएगा। बाकी जो अदर कंट्रीज है जिनको आज प्रोग्रेसिव वगैरह माना जाता है, इन सारी कंट्रीज में उल्टा होगा, और वहां पे आपको एक्चुअली मुस्लिम्स के साथ में क्लैशेस होते हुए दिखेंगे वहां की लोकल पब्लिक के। एंड ये आने वाले समय में जो इंडिया के मुस्लिम्स है ये खुद इस बात को मानेंगे। क्यों ऐसा होगा? 2027-28 के लिए मैंने बताया हुआ है कि सारी तैयारी उस समय की है भारत में इंटरनली कुछ एक्शन करने के लिए। वो जो इंटरनल एक्शन है वो कंट्रोल्ड वे में हो, उसके लिए मुस्लिम जो लीडर्स है वो खुद अपनी कम्युनिटी के जो भी नेगेटिव प्रॉब्लम करने वाले लोग हैं उनको जाकर के पकड़ा देंगे बैकडोर से सरकार को। तो चाहे आज जो भी मुस्लिम लीडर्स पॉपुलर है, वेदर इट इज ओवैसी जी या जो भी लोग हैं, आप उन सबको भारत के हित में ही अब काम करता हुआ देखिए, क्योंकि वो सब अल्टीमेटली जो करेंगे उसमें प्रॉब्लम क्रिएटर्स को सबको पकड़ा देंगे वो जाकर के। एंड अल्टीमेटली इसमें जो अदर मुस्लिम कंट्रीज भी हैं वो इसमें उनका साथ देंगी कि अगर कहीं से कुछ बुलवाना है, कहीं से कोई ट्रांसफर करवाना है, everyone will be on the same page and problem creators will be caught and they will be treated accordingly. इंटरेस्टिंग बात आपने बताई है। ऐसा वैसे तो ओवैसी जी को मैं अगर देश के बाहर देखती हूँ तो काफी नेशनलिस्ट नजर आती है, वो देश में होते हैं तो पता नहीं उनको क्या हो जाता है। वो उसमें संसद में जाकर जो फलस्तीन कहते थे। खैर लेकिन हम अगर बात करें जी, तो हम उसके हिसाब से फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भारत का हॉरोस्कोप है वो भारत को ग्लोबल पावर सेंटर में लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है, और भारत एक मतलब रूल मेकर बनने वाला है, ये कह सकते हैं। सेंटर में हम आ चुके हैं सेकंड फेज ऑफ क्राइसिस में ऑलरेडी। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, अब भाई कोई मार्स से आके तो डील मिलेगी नहीं। जितने भी ये यूरोपियन कंट्रीज हो गए उन्होंने तो एज अ यूनियन, यूरोपियन यूनियन हमारे साथ में डील कर ली है, यूएसए ने ट्रेड डील कर लिया है, ऑस्ट्रेलिया ने आपसे कर ली है, यूके ने आपसे कर ली है, जापान चाइना वगैरह से तो आपकी वैसे भी कोई ना कोई डील चलती रहती है। तो अब बचा क्या है? बचा कुल मिलाकर के वो कनाडा वगैरह है। वो तो हमारे साथ में एनीवे डील उनसे जब होगी तब होगी, लेकिन उनसे एनीवे हमारे रेमिटेंसेस ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। तो अदर देन डील आल्सो वी आर ऑलरेडी गेटिंग फॉरेन इनफ्लो फ्रॉम देयर। तो ऐसा नहीं है कि अब कुछ बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा ऐसा बचा है कि जहां पे जो भी हम बातें करते थे पहले, तो वो कोई कॉन्स्पिरेसी की तरह लगती हो। अब वो चीजें जो प्रिडिक्शंस थी, क्योंकि वो लाइव होती हुई दिख रही है, तो अब वो सामने है एकदम। लेकिन जब सेकंड फेज ऑफ क्राइसिस हो जाएगा 2028 के बाद में, और जब ये समझ में आएगा कि कंट्रोल कहाँ था लीडरशिप में किसके पास में 2029 के मिड के बाद में, तब लोग हाँ जरूर काफी शॉक होंगे। और आप देखेंगे कि इंटरनेट पे इंडिया को लेकर के और इंडियन लीडरशिप को लेकर के काफी पॉजिटिविटी एकदम से आपको तब दिखने लगेगी। दूसरा जो प्रेडिक्शन इसी से रिलेटेड मैंने दिया हुआ है कि 2035 ऑनवर्ड्स जो भी यूरोपियन नेशंस हैं वहां पर
हमारा रिश्ता फैमिली का बनना है। तो उसके लिए मेरा ये कहना है कि वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रबल वाले टाइम्स आने वाले हैं और मिलिट्री एक्टिविटी की वजह से भी वहाँ के बहुत सारे लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तो उस वजह से वहाँ से कई जो विमेन हैं, उनके जो है रिश्ते इंडिया में हो, ऐसा फ्यूचर में हमको होता हुआ दिखेगा। हो सकता है ये बात आज सुनने में थोड़ी अजीब लगे, लेकिन कंटेंट भी वहाँ की विमेन ही प्रमोट करेगी बना करके कि इट इज बेटर टू मैरी एन इंडियन मैन। इस तरह की बातें वहां पर जो है चलेंगी और फिर अल्टीमेटली जो हम मजाक में कहते हैं कि भाई भारत की सांसें दूर दूर तक सबकी सांसें अटका देंगी, क्योंकि वो भी बिना AQI बढ़ाए। तो ये जो है इंडिया से आगे आने वाले समय में भी होने वाला है और नॉर्मलाइज हो जाएगा 2035 के बाद में। सवाल और जानना चाहूंगी मृदुल जी, वो ये कि आपके हिसाब से जो सबसे बड़ी, अगर एक कोई आपको प्रेडिक्शन देनी हो, ग्लोबल प्रेडिक्शन, सबसे बड़ी जो करंट प्लेनेटरी सिनेरियो नजर आता है उसके हिसाब से, तो वो क्या हो सकती है? अगर हम सबसे बड़ी प्रेडिक्शन या एक की बात करें तो हम एक थोड़ा लॉन्गर टाइम स्केल की बात करके एक ओवरऑल चीज पे बात करते हैं। तो ओवरऑल चीज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 20-20 साल की साइकिल होती है, ईयर्स की 60 का एक संवत्सर साइकिल होती है, उसमें 20-20 साल की ब्रह्मा विष्णु महेश संवत्सरों की साइकिल होती है। आने वाले जो 20 साल होंगे 2027 के बाद में, वो पूरे 20 साल जो है वर्ल्ड के रीसेट के साल होने वाले हैं। इस बार जो होगा वो कोई 2009 वाले फाइनेंशियल क्राइसिस जैसा नहीं होगा। इस बार क्राइसिस एक पावर क्राइसिस है और वो पावर शिफ्ट होने वाला है। फाइनेंसेस जो है वो उसका एक पार्ट है छोटा सा, और फाइनेंसेस भी सेंट्रली ही रेगुलेट होते हैं। इसलिए लोगों को समझना पड़ेगा कि जो अगर अल्टीमेट पावर शिफ्ट होता है तो फाइनेंसेस उसका केवल एक पार्ट बन के रह जाते हैं। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ही केवल देखने की जगह अपनी लाइफस्टाइल बदल के नई लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटी देखें आने वाले समय में। आपको आज डिसाइड करना चाहिए कि हम आने वाले समय में जो है क्या चाह रहे हैं। वरना अगर आपने सही डिसीजन मेकिंग अब वापस से नहीं करी, तो जैसे आज कई भारत में युवा बोलते हैं कि मेरे परदादा जी ने 1947 के टाइम पे इस तरह से जमीन ली होती, ऐसा करा होता तो आज हम वहां होते, वैसा ही लोग आपके लिए कहेंगे आपकी आने वाली पुश्तें, अगर अब आपने सही डिसीजन मेकिंग नहीं करी। एंड उसमें जो भारत की सरकार है वो आपको बहुत क्लियरली अब तो सिग्नल्स दे रही है। इस बार तो NRIs के वापस आने की सुविधा बना दी गई है बजट में, और उसमें कई उनके लिए पॉजिटिव बातें कर दी गई है कि अब जो भी टैक्स है वो कोई आपको फाइनेंशियल ज्यादा अच्छे समझा पाएंगे एडवाइजर, लेकिन उसमें कई बातें इंक्लूड करी गई है जो NRIs के लिए अच्छी है। भारत में जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि 92.5 रुपीस का जो मार्क है इंडियन रुपी का डॉलर के अगेंस्ट, वो ही क्रूशल मार्क है। इसके आसपास सारी चीजें होनी है, और अब क्योंकि हम उस मार्क के आसपास ही घूम रहे हैं और 2 बार वहां से हम क्राइसिस करवा के वापस आ चुके हैं, एक बार सिल्वर वाला और एक बार जो अब वहां पे बैंकिंग वाला हो रहा है और इंडिया US की डील हो रही है। तो यहां से अब बहुत ज्यादा तेल नहीं बचा है डॉलर की गाड़ी में कि वो रुपी के अगेंस्ट अब चलते जाए आगे। तो इसलिए जिनको भी वापस आना है, इट इज अ गुड टाइम टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स, अपने डिसीजंस लें। भारत में बहुत बड़ा आगे एक पावर सेंटर बनने वाला है और हर तरह के करियर जो आप बाहर करते हैं वो आने वाले समय में आपको यही मिलेंगे। लेकिन क्योंकि वो चीजें धीरे धीरे आने वाले 10 साल में होनी है, तो आपका प्लान आज से तैयार होना चाहिए और आपका मूवमेंट अब होना ही चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली आई होप पीपल विल डिसाइड बेस्ट फॉर देमसेल्व्स। तो काफी इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शंस मृदुल जी आपने दी हैं, और उम्मीद करते हैं कि लोग आपकी एडवाइस को सुने और उस पर अमल करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। धन्यवाद।